वेलकम टू एकेडमिक जोन। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन फॉर्म में है और वो क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंडिया में अगर वो सारे फीचर्स फेडरल सिस्टम के वो फीचर्स अगर फुलफिल होते हैं तो हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि वो हमारा जो है इस चीज से क्लियर हो जाता है कि हमारा कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री है अगर वो फीचर्स फुलफिल होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हमारे कंट्री में वो सारे फीचर जितने भी 7 फीचर्स दिए हुए थे अबाउट फेडरलिज्म वो पूरे फुलफिल होते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन सिर्फ इतना कहने भर से काम नहीं होता है, क्योंकि ये इस चीज को बनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, अरेंजमेंट क्या किया गया है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दैट अरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट की जो फेडरल सिस्टम में होता है तो उसमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया में बाद में 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया। ये काफी बाद में हुआ है। इन द स्टार्टिंग इट वाज जस्ट यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 टाइप के जो है फेडरल सिस्टम चल रहा था। लेकिन बाद में 3rd टायर इंक्लूड किया गया जिसमें म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत सिस्टम जो है उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था जिसमें फेडरल के सिस्टम का एक फीचर का एक पार्ट ये भी था कि सब्जेक्ट्स जो है तब क्या होगा जब यूनियन जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए। तो ये डिस्प्यूट तो हो सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है कि सबके सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए हैं। दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट जो है वो किस सब्जेक्ट पे वो जो है काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे काम कर सकती है, एंड देयर आर द 3rd काइंड ऑफ सब्जेक्ट आल्सो व्हिच इज सेड टू बी कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है किस चीज के लिए वो लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज के लिए लॉ बना सकती है, और ऐसा कौन से सब्जेक्ट है जिसमें दोनों दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स आप लोग जान रहे हैं, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स है। एंड लेट मी टेल यू कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। अगर हम लोग करेंसी को लेते हैं तो अगर मान लीजिए कि उड़ीसा में कोई रहते हैं, महाराष्ट्र में कोई रहते हैं, मध्य प्रदेश में कोई रहते हैं, अगर हर स्टेट में अलग अलग करेंसी चले तो फिर वो कंट्री में यूनिफॉर्मिटी कहाँ रह गई। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और ये यूनिफॉर्मिटी अगर चाहिए तो ये किसके अंडर जाएगा, डेफिनेटली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को देखती है। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को लिया गया है लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी जिसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एंड इट इज अंडर यूनियन लिस्ट। और इससे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, चेंज कर सकती है। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है उनके अंडर है। लेट्स गो टुवर्ड द स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है जो स्टेट और लोकली जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। दीज आर दैट सब्जेक्ट्स जिसमें जो है लोकली जैसे अगर अलग अलग स्टेट की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, तो हर जगह का जो है अपने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका होता है। ठीक है, तो वो पुलिस की बात हो गई, या फिर इरिगेशन का, हर जगह तो एक जैसे जो है वो सॉइल नहीं होती है, कहीं इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी तो आ नहीं सकती थी, तो इसको क्या क्या कर दिया गया, इस सब्जेक्ट को जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर डाल दिया गया। दैट मीन्स कि ये अब स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। तो स्टेट लिस्ट के अंडर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इससे रिलेटेड लॉज बनाना किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द 3rd लिस्ट दैट इज कंकरेंट लिस्ट। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी। दैट मीन्स कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, दोनों जो है लॉज भी बना सकते हैं इन दैट सब्जेक्ट। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट,
ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, दीज आर सच सब्जेक्ट जो यूनियन लेवल पे भी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और स्टेट लेवल पे भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये एक, इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने देखे, इसमें लॉज दोनों ही बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन फिर वही पहले वाला आ गया कि व्हाट will happen if dispute arises। जब डिस्प्यूट हो जाएगा, मान लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये होगा कि अगर ये कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है और कुछ उसके सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और डिस्प्यूट हो गया कि किसके लॉ जो है वो चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के चलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के चलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा दिया गया है। डेट मीन्स की यूनियन गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके बनाए हुए लॉ जो है वो प्रिवेल करेंगे इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 लिस्ट के बारे में जान लिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। डेट मीन्स की ये क्लियर है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कौन किस गवर्नमेंट के अंडर है और कौन से सब्जेक्ट्स में वो अपने लॉज बना सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ आप लोगों ने जो सब्जेक्ट्स देखे, क्या इतने ही सब्जेक्ट्स है क्या फिर और भी है? यस, बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन मैटर्स को कौन देखेगा? तो यहाँ पर एक और जो पॉइंट आपके पास इंक्लूड होता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? बचा खुचा। ठीक है, जितनी भी चीजें बच गई है, तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने सब्जेक्ट्स देख रखे हैं उनके अलावा और भी जितने सब्जेक्ट्स है वो किसके अंडर आएगा? वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएगा, डेट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स है वो तो है ही है, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो है ही है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे दैट विल कम अंडर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में लॉ बनाने का वो जो अथॉरिटी है वो किनको दिया गया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपके बुक में एग्जांपल दिया है अबाउट द सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो ये नहीं था। ठीक है, बाद में वो जो है कंप्यूटर जो है वो आया है, तो उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट, वो उससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो कौन देखेगा? वो यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो इस तरह से सिर्फ कंप्यूटर तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो टाइम टू टाइम जो है आते रहते हैं, तो ऑल दैट विल कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई थिंक यहाँ तक अब सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर्टेन लिमिटेशन है, उसके बाहर जाके कोई भी गवर्नमेंट जो है दूसरे गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर हम लोग बात करें कि इस यूनियन लिस्ट के पास जितने भी सब्जेक्ट्स है और स्टेट लिस्ट के पास जितने भी सब्जेक्ट्स है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी मैटर पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास एक इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि उनको जो सब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग फेडरल की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों को और भी समझना जरूरी है। लाइक स्टेट्स हैविंग द स्पेशल स्टेटस। अगर हम फेडरेशन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो आप सब बोलेंगे कि ये स्पेशल स्टेटस क्या है? तो स्पेशल स्टेटस मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, ठीक है, उनसे अलग जाके उनको उनमें कुछ अलग प्रोविजन जो है वो लागू होते हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, ये प्रोविजन बिल्कुल भी हट गया है। लेकिन अर्लियर इट वाज बीन सेड कि जम्मू एंड कश्मीर में जो वहां के नेटिव है सिर्फ वही लैंड जो है वो खरीद सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, वहां पर 2 तरह के फ्लैग चलते थे, एक तो इंडिया का फ्लैग चलता था, एक जो है वहां के स्टेट का फ्लैग चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इट्स बीन चेंज। ठीक है, लास्ट ईयर जो है वो एक लॉ पास हुआ और ये जो है बिल्कुल हटा दिया गया, वो आर्टिकल ही हटा दिया गया जिसमें ये स्पेशल स्टेटस वाले जो है वो उनको वो अथॉरिटी मिला हुआ था। ठीक है, बट स्टिल देयर आर सम स्टेट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स हैं इंडिया में जिसको कहीं ना कहीं जो है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, किसी को कुछ किसी को कुछ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्पेशल स्टेटस ऑफ इंडियन स्टेट। नाउ हियर इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में जैसे हम लोग स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कंट्री
स्टेट से हटके भी एक ऐसा एरिया है जो कि इतना छोटा एरिया है कि उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम नहीं दिया जा सकता है और ना ही उस एरिया को किसी और स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ऐसे में उससे क्या कहा नाम दिया गया है, इट इज बीन सेड यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज जो है वो अब अभी आप सोचेंगे कि ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट है ना ही वो उस कंट्री के अंडर है, तो फिर वो क्या है, तो वो यूनियन टेरिटरीज है और उसमें लॉ बनाने के वो उसमें किस गवर्नमेंट का जो है वो अथॉरिटी चलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। We have talked about special status, we have talked about union territories. Now there is something more in your book within this topic, changing the arrangement of sharing of power। अगर मान लीजिए कि पावर शेयरिंग का ये क्या है, ये तो एक्चुअली पावर शेयरिंग के सब्जेक्ट्स तो हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किस चीज से चलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस चीज पे काम करेगी। तो यहाँ पर पावर शेयर किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये पावर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है वो समझ में आ रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर कुछ चेंजेस, ये जो पावर शेयरिंग के जो भी लॉज बने हुए हैं, अगर इसमें कोई चेंज करना हो, ऐसा तो नहीं है कि जो बन गया वो फॉरएवर जो है वो वही चलता रहेगा, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें समझ में आती है कि उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो व्हाट इफ दिस प्रॉब्लम अराइजेस, अगर अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी तो ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो इसके लिए क्या है अरेंजमेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो चेंजेस इन द अरेंजमेंट और शेयरिंग ऑफ पावर, सबसे पहले इसके लिए भी एक प्रोसेस बना हुआ है। तो व्हाट इज दैट प्रोसेस, तो इसे प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। दैट मीन्स कि जो चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों से पास होना पड़ेगा विद 2/3 मेजोरिटी। मतलब कि उसमें 2/3 लोगों की जो है वो कंसेंट होनी चाहिए, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, तो वो पार्लियामेंट से पास हुआ। तो आप सोचेंगे कि क्या पार्लियामेंट से पास हुआ तो क्या वो लॉ चेंज हो गया? नहीं, पार्लियामेंट से अगर पास हुआ तब तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया, राइट ना, क्योंकि पार्लियामेंट किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो क्लियर मैंने बता दिया कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो होगा कि उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना होगा। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट देन द लेजिस्लेटिव ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद वही जो लॉ चेंज हो रहा है उसे जो है कहाँ ले जाया जाएगा, वो लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कहाँ होता है, स्टेट्स में होते हैं। तो एटलीस्ट इंडिया में जितने स्टेट्स से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स को अग्री होना पड़ेगा उस जो भी लॉ बनाया है। तो उस लॉ में जो भी बिल पास होना है तो वो उस बिल को पास करने के लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट शुड अग्री ऑन दैट बिल। और अगर ऐसा हो गया तो फिर वो लॉ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मीन्स बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट इज कि स्टेट जो जितने भी स्टेट है इंडिया में उसके हाफ ऑफ द स्टेट का कम से कम कंसेंट चाहिए, तब जाके जो है वो बिल पास हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो है जो भी चेंजेस आई है वो उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा। आई होप ये सारे टॉपिक जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड और ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि इन फर्दर फ्यूचर भी जो है, ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, इन फ्यूचर ऑल्सो हम लोगों की नॉलेज में जरूर होने चाहिए, क्योंकि दिस इज अबाउट आवर कंट्री। और हमें वो जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन में मिल जाएंगे। यू कैन प्रिपेयर योर आंसर विथ योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।